हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद इजहान खान है एंड करेंटली आई एम परसुइंग माय बैचलर्स डिग्री इन सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी पटना, राइट। सो आई एम इन माय सोफोमोर ईयर करेंटली। तो हम लोग ने वर्क पार एनर्जी के आई थिंक 40 क्वेश्चंस कर लिए थे एंड लेट्स कैच ऑन फ्रॉम देयर। सो या सो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 41 दिया है। एन इंजन इज अटैच्ड टू अ वैगन थ्रू अ शॉक एब्जॉर्बर of length 1.5 meter. Okay, the system with a total mass of 50,000 kilogram is moving with a speed of 36 kilometers per hour. When the brakes are applied to bring to rest, in the process of the system being brought to rest, the spring of the shock absorber gets compressed by, okay, 90% of energy is lost due to friction. It will, okay. So let's see. कई सारा डेटा दिया हुआ है, एक बार उसको नोट डाउन कर लेते हैं, हम लोग के लिए काम इजी हो जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले note down the mass. Mass is given as 50,000 kgs. आप इसके फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन में यूनिट्स का खास करके ध्यान रखना। केजी है, ग्राम है, मीटर पर सेकेंड है कि किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो उससे आपके जो चांसेस हैं एरर के वो बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे। स्पीड दी है, वेलोसिटी दी है, ये सब का ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, सो 36 किलोमीटर पर आवर दी है तो उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस कम्स आउट टू बी 10 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। नाउ compression in spring delta x of spring is also given as 1 meter। और देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। So the kinetic energy which the body was possessing was half of qv square, right? And half mass velocity is given as 10 meter per second, so the square, right? 25 kinetic energy is 25 into 10 की power 5 joules। ओके, अब देखते हैं आगे क्या दिया है। अब उन्होंने दिया है कि 90% जो क्वेश्चन नंबर 41 में या 90% ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द वैगन इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो ओनली 10% आगे ट्रांसफर हो रही है ना। तो जो हाफ के एक्स स्क्वायर जो कि मेरा स्प्रिंग को एनर्जी मिल रही है, हाफ के एक्स स्क्वायर जहाँ पे एक्स उसका डिफॉर्मेशन है, एक्स इज द डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग, राइट। सो इफ दिस इज द स्प्रिंग and I compress it. Let's say I applied a force from here and this was fixed by a wall. So the wall will apply a normal force in the opposite direction. This compresses the spring in this manner, right? So this deflection which has been occurred is half x. So the energy possessed by this spring will be half k x square, right? या तो आप ऐसे समझ सकते हो इतनी एनर्जी आपको इनपुट देनी पड़ रही है स्प्रिंग को कंप्रेस करने में, या तो आप उसका कन्वर्स समझ लो कि अगर आपने इतनी एनर्जी दी है स्प्रिंग को तो मतलब वो स्प्रिंग में ही रही। सो दिस इज द स्प्रिंग एनर्जी। स्प्रिंग के पास इतना काम करने की कैपेसिटी है इसमें, हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। सो क्योंकि केवल 10% आगे पास ऑन हुई है वैगन की एनर्जी, सो द एनर्जी पोजेस्ड बाय द स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर will be nothing but 10% of the kinetic energy, correct? So let's begin. So half k and x is what it was given as 1, and 10% will be 1 by 10 of total kinetic energy was 2.5 into 10 की power 6, right, joules. So this will be nothing but k by 2 is equals to 2.5 into 10 की power 5. So the k spring constant, okay, this is not the kinetic energy, this is the spring constant which comes out to be 5 into 10 की power 5. Now what is the unit for spring constant? न्यूटन्स पर मीटर, ओके। खास करके ध्यान रखना है यूनिट्स का। ये सब मतलब यूनिट्स अगर आपको नहीं भी याद हो रही है, नहीं याद हो रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या था, तो आप सिंपली लिख लो एनर्जी ई। ई की यूनिट होती है जूल, इस आप कांस्टेंट इग्नोर कर सकते हैं, के जिसकी आपको चाहिए, और एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। सो जूल पर मीटर स्क्वायर इज योर वैल्यू फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट। इसी को हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर, ऑलराइट। तो आगे बढ़ते हैं। So let's see the next question. An adult weighing 600 newtons. देखो, एक चीज होती है मास, एक चीज होती है वेट। सबसे पहले you need to know the difference between these two. Suppose the mass of a body is m and you have to tell me the weight of this body. It will be nothing but mg. Mass is the property of the body, and what will be weight? Weight will be the force
दिस इज अ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। जब आप वेइंग स्केल पे खड़े होते हो तो आपका मास नहीं मेजर हो रहा होता है, मेजर होता है आपका वेट। कैसे? आप नीचे की तरफ आपकी बॉडी लोड लगाती है, उसके करस्पॉन्डिंग रिएक्शन फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, वो रिएक्शन फोर्स आपका वेइंग स्केल लगा रहा होता है आपके पैर पे, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका मीटर जो है वो मूव करता है। तो बेसिकली लगता वेट है, लगता है M/G नीचे की तरफ, लेकिन आपका स्केल ऐसे बनाया जाता है कि वो इस पूरे टर्म को जी से डिवाइड कर देता है, तो आपको केवल मास आउटपुट में देता है कि अच्छा आपका मास है 60 kgs, लेकिन आप फोर्स कितना लगा रहे हो नीचे? 600 न्यूटन। ठीक है, सो यू नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ऑलराइट, सो एन एडल्ट वेइंग 600 न्यूटन, उसका वेट दिया हुआ है 600 न्यूटन एज इट इज, raises the center of gravity of his body by 0.25 meters while taking each step of 1 meter length in jogging. Alright, if he jogs for 6 kilometers, calculate the energy utilized by him in jogging, assuming that there is no energy loss due to friction of ground and air. Okay, assuming that the body of the adult is capable of converting 10% of energy intake in the form of food, calculate the energy equivalents of food that would be required to compensate energy utilized for the. ये सिंपली मतलब लंबा बनाने के लिए इतना सब लिखा हुआ है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ऑलराइट, बेसिकली हो क्या रहा है, आपको दिया हुआ है एम जी आपका वेट है 600 न्यूटन। ओके, और क्या दिया हुआ है, और हाइट दी हुई है कि ईच 1 मीटर भागने पे आप अपनी हाइट सेंटर ऑफ मास की 0.25 मीटर से ऊपर कर रहे हो। ऑलराइट, सो अगर टोटल डिस्टेंस आप देखो, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है? 6 किलोमीटर, राइट? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 6,000 मीटर्स। तो आपका ये जो आपकी टोटल हाइट है वो कितनी बढ़ रही है, वो निकाल लेते हैं इससे हम लोग। अगर 1 मीटर में आपका 0.25 मीटर बढ़ रहा है, तो 6,000 मीटर में कितना बढ़ेगा? सिंपल यूनिटरी मेथड, 1/4, नथिंग बट 1,500 मीटर्स। वो अपना सेंटर ऑफ मास 1,500 मीटर ऊपर कर दे रहा है। ऑलराइट, चलिए आगे देखिए। While taking instead of 1 meter length in jogging. Yeah. If he jogs for 6 rounds, calculate the energy utilized by him in jogging. Yeah. So let's move on. तो टोटल एनर्जी जो यूटिलाइज हो रही है वो होती है mgh, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। mg की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 600, h की वैल्यू मैंने निकाल दी है 1500, सो 15 6 90 इंटू 10⁴ joules. This is the energy which he utilizes in jogging for 6 kilometers. All right. So अगर आपका एनर्जी इनटेक हम लोग x मान रहे हैं, जितना वो फूड से लेता है, all right, so that will be 10% of x will be nothing but how much was it? I don't remember it now. निकाल लेते हैं फिर से। 1 मीटर से है 1 point which was 42, yeah. So 1/4 of 6,000 will be nothing but 1,500, right? Into 600, so it will be 90 into 10⁴ joules, correct? So 10% ऑफ एक्स है, वो यूज कर रहा है रनिंग में इतना जूल, ठीक है, और ये एक्स है टोटल एनर्जी जो उसे फूड से लेनी है। ओके, सो हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1/10 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 90 into 10⁴, so x will be 90 into 10⁵ joules. So this is the total energy which he should derive from his food. This is your answer. So let's move on to the next question. Yeah, so we are going to do question number 43 now. On complete combustion, a liter of petrol gives off heat equivalent to this. हीट इक्विवेलेंट कुछ नहीं, आपको एनर्जी बता रहा है, और अगर आपको फिर भी मतलब ऐसा लग रहा हो नया वर्ड लग रहा है, तो आप यूनिट देख लो। यूनिट इज गिवन इन जूल, सो डेफिनेटली इट मस्ट बी एनर्जी, राइट? सो नाउ इन अ टेस्ट ड्राइव अ कार weighing 1200 kg including the mass of the driver runs 15 km per liter while moving with a uniform speed on straight track. All right, assuming that friction offered by the road surface and air to be uniform, calculate the force of friction acting on the car during the test drive. So the efficiency of the car engine were 0.5. देखो, सबसे पहले एफिशिएंसी की बात करते हैं। व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज नथिंग बट द एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट। कितना वर्क आपको आउटपुट में मिल रहा है डिवाइड बाय कितना वर्क आप उसको इनपुट में दे रहे हो।
एक मशीन है जो कि मुझे काम करके देती है 500 जूल का, जब मैं उसमें 1000 जूल का कंबस्शन देता हूँ, मतलब कि इतना मैं उसे पेट्रोल दे रहा हूँ कि उसके कंबस्शन से उसे 1000 जूल मिल रहा है इनपुट में, लेकिन वो काम करके दे रही है 500 जूल का। सो द एफिशिएंसी विल बी हाफ और 0.5 और 50%। राइट, एफिशिएंसी की बात क्लियर हो गई। नाउ लेट्स सी। तो एफिशिएंसी कार की दी हुई है 0.5। तो अगर एक बार लिख लेते हैं, आउटपुट इनपुट, राइट। सो एफिशिएंसी इनटू इनपुट इज नथिंग बट आउटपुट, राइट। सो इनपुट में कितना आ रहा है, इनपुट में है गिव्स ऑफ हीट इक्विवेलेंट टू 3 × 10⁻⁷ जूल्स। सो एफिशिएंसी दी हुई है 0.5, इनपुट में दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷, हीट इक्विवेलेंट इन जूल, राइट। सो दिस मस्ट बी द एनर्जी यूज्ड बाय द कार, आउटपुट, और द ई यूज्ड बाय कार। ऑलराइट, सो हम लोग का ई आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁷ जूल। ऑलराइट, सो अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है बेसिकली कि क्वेश्चन क्या, so assuming that friction offered by the road surface and we will calculate the force of friction. All right, now we have to calculate the force of friction basically। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 15 किलोमीटर्स, राइट। सो एनर्जी इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर ये फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन है और फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए जितनी कार के पास इनिशियली है। ऑलराइट, you're getting my point. So 1.5 into 10⁻⁷ must be the force due to friction into the displacement. Net displacement is 15 into 10⁻3. So force of friction comes out to be 4, 3, 10⁻3 न्यूटन। सो 1000 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है नेट, ग्राउंड प्लस एयर ड्रैग दोनों को मिला के 1000 न्यूटन लग रहा है। ऑलराइट, so let's move on to the next question, which is our question number 44. Yeah, this one. So a block of mass 1 kg is pushed up a surface inclined to horizontal at an angle of 30 degrees by a force of 10 Newton parallel to the inclined surface. The coefficient of friction between block and the incline is 0.1. If the block is pushed up by 10 meter along the incline, calculate the work done against gravity. एक एक करके करते हैं इस क्वेश्चन को, राइट। सो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम। 30 डिग्री का इंक्लाइन है, ये मेरा ब्लॉक है, इधर एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, याद हो गया होगा अब तो ये सब, ठीक है। और जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो रही है, अलोंग द एज इज पुश्ड अप बाय 10 मीटर, 10 मीटर हो रही है ऐसे। ये ध्यान रखना कैसे हो रही है, यहाँ पे दिया हुआ है पुश्ड अप 10 मीटर अलोंग द इंक्लाइन। अगर ये 10 मीटर एक्स एक्सेस में हो रहा होता तो मैं उसका एक कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट लेता ऊपर की तरफ, समझ आ रहा है ना। मैं अगर 10 मीटर मेरा यहाँ पे हो रहा होता तो मैं उसका कंपोनेंट लेता यहाँ पे कि इधर कितना मूव कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग। ओके, इसको ऐसे करना होता है आपको, जहाँ पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में आपको डिस्टेंस चाहिए होती है। ऑलराइट, सो 10 मीटर मिल गया मुझे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। सो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी एजी, राइट, दिस विल बी नथिंग बट कितना फोर्स, हाँ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में क्या हो रहा है, आपकी बॉडी तो ऐसे है लेकिन उस पर फोर्स ग्रेविटी कैसे लगा रही है, एम जी नीचे की तरफ, राइट। और आपका डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो आपको उसका वो कंपोनेंट चाहिए होगा जो इस फोर्स के डायरेक्शन में हो। यहाँ पे 30 डिग्री, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है 10, ठीक है। तो आपको चाहिए ये, तो साइन 30 डिग्री इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। So my perpendicular comes out to be 10 sin 30. Sin 30 is 1/2. So my perpendicular comes out to be 5. ठीक है। नाउ तो हम लोग का जो ब्लॉक है एस, जो डिस्प्लेसमेंट है अगेंस्ट ग्रेविटी, दैट इज नथिंग बट 5 मीटर्स। और उस पर जो फोर्स लग रहा है वो तो mg लग रहा होगा नीचे की तरफ। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो जाएगा, पहले तो लिख लेते हैं फॉर्मूला, फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी। सो नाउ which comes out to be
विच कम्स आउट टू बी FGD। और यहाँ पे हाँ सॉरी डॉट प्रोडक्ट होता है, वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ F.S। ये गलती मत करना आप प्लीज, F.S। सो डॉट प्रोडक्ट कैसे खोलते हैं, F × S × cos theta। Theta is the angle between these two components, right? So my force is going downwards and my displacement is upwards. So theta will be 180 cos of 180. Cos 180 is what? It is -1, as you can see from here. Okay, 0, 90, 180. So value is -1, right? So अब केवल केवल वैल्यूज पुट करनी है हम लोग को। मास दिया हुआ है उसका कितना, हाँ फोर्स ऑलरेडी दिया हुआ है, न्यूटन पैरेलल टू द इंक्लाइन, राइट, MGD। तो 10 × 5 × -1, so work done against the gravity comes out to be -50 joules। फर्स्ट पार्ट डन। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या ध्यान रखना था, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी थी, केवल एक चीज, हटाते हैं इसको, केवल एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी, कुछ वर्क का फॉर्मूला ये लिख के नहीं आना है, रॉन्ग, क्वेश्चन गलत हो जाएगा इससे। वर्क होता है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, फोर्स के मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, राइट। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट था, इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो काम आपका इजीली हो जाएगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट। इससे आपका थर्ड पार्ट भी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, भी आपका इसी से सॉल्व हो रहा है। जितना वर्क आप अगेंस्ट ग्रेविटी करोगे उतना वो गेन करेगा, सो दैट नेगेटिव ऑफ द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी विल बी द एनर्जी गेन्ड। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। Potential energy is mgd, right? So mg is already given as what, 10 न्यूटन, एंड डी अभी हम लोग ने निकाला था, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा ना mg और d का, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग ने निकाली थी ऊपर की तरफ 5 मीटर, ठीक है, और उनका कंपोनेंट cos थीटा वाला, हाँ गेन है ये, जब गेन है तो इसमें पॉजिटिव साइन आएगा, सो इट विल बी नथिंग बट 50 जूल, गेन भी आ गया आपका, राइट। सो बी पार्ट देखते हैं, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट। सो मेरा ये इंक्लाइन है, ये ब्लॉक है, पीछे लग रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसको ओवरकम कर रहा हूं मैं आगे की तरफ कुछ कैपिटल F फोर्स लगा के, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल रही है वो मिल रही है 10 मीटर्स की, और फाइनली मेरा ब्लॉक आके रुक जा रहा है यहाँ पे, ऑलराइट। सो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन इज नथिंग बट फ्रिक्शन टाइम्स डिस्प्लेसमेंट टाइम्स द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स व्हिच इज नथिंग बट cos of 180 डिग्रीज, राइट। सो फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी पता है, इनटू -1, सो इट विल बी -10 μn, जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है, ठीक है। नाउ म्यू इज गिवन एज 0.1, जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो होगा mg cos थीटा, राइट। सो mg का cos थीटा, cos 30 डिग्री √3/2 इनटू gravity, right? So what does this come out to be? -5 √3 जूल, ठीक है। सो इतना काम आपको करना पड़ रहा है अगेंस्ट फ्रिक्शन, राइट। सो व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट, डी, डी इज द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, पार्ट डी। सो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कैन बी डेल्टा के, डेल्टा के इज व्हाट, के फाइनल माइनस के इनिशियल, जितना उसमें चेंज आ रहा है उतना ही, अब फाइनली उसके पास कुछ वेलोसिटी है 12 mv², ठीक है, तो वही उसकी काइनेटिक एनर्जी गेन हो गई, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो 0 है। सो अगर ये आप निकाल लोगे डेल्टा के, तो आपको मिल जाएगा कितना वर्क आप कर रहे हो उस बॉडी पे, राइट। सो अब वो निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, इनिशियली 0, सो v² इज इक्वल टू 2as, ऑलराइट। बेसिकली बॉडी के साथ क्या हो रहा है, बॉडी है ऐसे with a mass of m, okay, in this direction it is having a component of mg sin 30 degrees, right। ऊपर लग रहा है एक नॉर्मल रिएक्शन,
और परपेंडिकुलरली नीचे लग रहा है mg cos 30 degrees. Yeah, so mass into acceleration will be nothing but force applied minus frictional force minus mg sin 30 degree. So इसको सॉल्व करेंगे. मास तो 1 kg दिया हुआ है ऑलरेडी, सो a will be nothing but 10 minus mu times of mg cos 30 degree. Mu is 0.1, 0.1, g is 10, and mass root 3 by 2. mg is 10, and yeah, so g is sin 30. Now this will be nothing but 10 into 1 by 2. 2, 5, 2, 5. Okay, so I'll take just 5 common here, and it will be, so here we are getting total acceleration is 5 minus under root 3 by 2. 10 minus under root 3 by 2. Alright, ये हो गई हम लोग की एक्सेलरेशन a. सो वापस अपनी वैल्यू में पुट कर देते हैं. v square is equals to 2 times as है ना. So change in kinetic energy was nothing but delta k was half m v square. So it can be written as half m 2as, right? So 2 कट जाएगा, m a s आंसर आ जाएगा आपका. Now what is m? 1 kg. m is 1. What was acceleration? Acceleration came out to be 5 minus root 3 by 2. 10 minus under root 3 by 2 ma, and displacement as well. So displacement was nothing but 10 meters along the length. 5. So 5 10 minus under root 3. This will be the change in kinetic energy and the gain and the work done by the force. So ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 44 तक सॉल्व हो गया है. So this question was a good one. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45. Right, so there's a curved surface as shown in the figure, right? The portion BCD. Let me clear this up. Now there's a curved surface. The portion BCD is free of friction. All right, let me just draw it this here, like this. Initially, the body is at A, moves to a point B, races up to a point C, and ends at the point B. The part that I'm highlighting here, this part is free of friction. All right. So there are 3 spherical balls of identical radii and masses. Balls are released from one by one from A, which is at a slightly greater height than C. Okay. So A, ये जो बॉल की हाइट है, it is greater than C. All right. बस दिमाग में रखेंगे. The surface AB. Ball 1 has large enough friction to cause rolling down without slipping. Ball 2 has a small friction, and ball 3 has a negligible friction. For which ball is total mechanical energy conserved? Okay. So total mechanical energy किस बॉल के लिए कंजर्व होगी? सोचो इस बारे में थोड़ा. अगर मैं एक बॉल को ए से बी रोल कर रहा हूँ, ऑलराइट, और वो स्लिप हो रही है, फ्रिक्शन इज नथिंग बट स्लिपिंग. आपके फ्रिक्शन एनर्जी में लॉस क्यों होता है? क्योंकि स्लिप हो रही होती है बॉडी. ठीक है, तो अगर ये बॉल सीधी सीधी ऐसे ही मूव होगी, उसके पास कोई ओमेगा नहीं होगा, कोई ओमेगा नहीं होगा. ओमेगा इज इक्वल टू 0. वो सीधे सीधे जा रही है, तो यहाँ पे सरफेस उस पर कुछ फोर्स लगा रही होगी अपोजिट डायरेक्शन में, और उस फोर्स के अगेंस्ट ये जा रही है, तो मतलब वो कुछ एनर्जी लूज कर रही है. ठीक है, इस फोर्स को, इस वर्क डन बाय दिस फोर्स को ओवरकम करने के लिए वर्क डन बाय बॉल हो रहा है, तो वो अपनी एनर्जी लूज कर रही है. सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी किस बॉल के लिए कंजर्व होगी? जो बॉल रोल होने लगे, जिसके पास एक ओमेगा हो, और लेट जो इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो चेंज हो रहा हो. इस पॉइंट पे अगर फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, तो ये पॉइंट मूव कर जाएगा ऊपर. इससे वर्क डन जो फ्रिक्शन है वो कुछ होगा, ये उसको अपोज नहीं कर रहा है. और लेट, सो जिस बॉल के पास ओमेगा होगा, किस बॉल के पास इनफ फ्रिक्शन है कि उसके पास ओमेगा हो? बॉल 1 के पास. सो पहले वाले का आंसर हो गया बॉल 1 ए. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. व्हिच बॉल कैन रीच डी? ऑलराइट, सो अगर मेरी बॉल ए से बी पे आ गई बिना किसी एनर्जी लॉस के, ठीक है, तो उसने इतनी यहां से यहां तक वो आ गई बिना किसी एनर्जी लॉस के, इस जगह उसके पास सम काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो सी तक, सी के ऊपर तक भी जा सकती है. क्यों? क्योंकि एट ए द हाइट ऑफ पॉइंट ए इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ पॉइंट सी, राइट? सो वो उसके पास यहाँ पे जितनी एनर्जी है उससे कम एनर्जी यहाँ पे होगी, सो इट विल बी मूविंग. कैसे बताऊं? जैसे लेट्स सी, सपोज एट द पॉइंट ए, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, राइट?
ऐसे है, इनिशियली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है 100 जूल्स। पॉइंट्स यहाँ पे आई, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी है 100 जूल्स। अब इस पॉइंट पे जब वो आई, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है 80 जूल्स। क्यों कम है इससे? बिकॉज द पॉइंट ए इज एट अ हायर, is at a much higher height than the point, this point C, right? So it will have potential energy which will be less than the potential energy at point A. So the rest of the energy will go to kinetic energy. The ball will be moving, so it will just roll over this point C and come down to the point D. So ये कौन सी बॉल है? This is the same ball, the ball one, which was conserving its energy in this process from here to here, where there was friction, and from here to here, it already has that omega to roll down just enough, right? Now, for balls which do not reach D, which of the balls can reach back A? Right. So एक बार फिर से देख लेते हैं. Ball one is large enough friction. Ball two has small friction, and ball three has a negligible friction. So if the ball three has negligible friction, obviously वही बॉल वापस आ पाएगी, वही सबसे कम अपनी एनर्जी लूज करेगी सी तक आने में. और उसको अगर रीच बैक करना है ए पे, तो जितनी मिनिमम एनर्जी वो लूज करेगी, उतना ही उसके ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे ए तक आने में. सो इसके लिए आंसर हो जाएगा पार्ट सी के लिए बॉल थ्री, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the question number 46. Let me just zoom in. Yeah, yeah, perfect. So the question number 46 is given as a rocket accelerates straight up by ejecting gas downwards in a short time interval delta t. ये बहुत अच्छे क्वेश्चन लगते थे मुझे. Okay, so let's say this is a rocket. It is ejecting some gas. Okay, it goes straight up. In a short time interval delta t, it ejects a gas of mass delta m. Okay, ejected gas है delta m. In time period delta t. All right. At a relative speed of u. रिलेटिव स्पीड मतलब अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कहीं ऊपर v है, उसके नीचे v1 v2 है, तो उन दोनों का डिफरेंस है u. डिफरेंस है मतलब, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, वेक्टर उसका जो डिफरेंस आएगा वो आ रहा है u. ऑलराइट. So now you have to calculate the kinetic energy of the system at t plus delta t and t, and show that the device that ejects gas does work half delta m u square in this time interval. So now let's just mass of the rocket at any time will be at time t. At time t initial आया हूं मैं, initial पे उसका mass है m और उसकी velocity है v. All right. Now delta m is the mass of the gas that is ejected during the time interval delta t. So during time interval delta t, the mass ejected is delta m. All right. So, kinetic energy of the system at t. So, kinetic energy of the system at t तो कुछ नहीं, half mv square ही हो जाएगा, half mv square. And after t plus delta t, what is happening? Delta m mass उसका कम हो रहा है. So that will be taken out from that. What I'll just show you here. What is kinetic energy initial? Initially, it is nothing but half mv square. Correct? All right. Now, what happens after delta t moment? The new mass of the body is m minus delta m, right? और तो कुछ चेंज हो नहीं रहा है इसमें, वेलोसिटी तो उसकी यू ही है अभी भी. नाउ जो उसका न्यू काइनेटिक फाइनल एनर्जी जो हो रही है वो हो रही है हाफ m माइनस डेल्टा m u स्क्वायर, राइट. सो और जो फाइनली अब जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वही तो हो रहा होगा, वर्क डन बाय इजेक्टेड गैस. सो वर्क डन इज नथिंग बट डेल्टा के. डेल्टा के विल बी व्हाट? हाफ m, so sorry, half m minus delta m u square minus half m u square. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इट विल बी नथिंग बट हाफ डेल्टा m u square. Okay, so let's see the next question, which is question number 47. Two identical steel cubes collide head on face to face with a speed. Find the maximum compression of each. Young's modulus given. What is Young's modulus? Young's modulus is the ratio between the stress developed in the body due to strain.
कई लोग का ये मिसकंसेप्शन है कि स्ट्रेन की वजह स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आता है, बट इसका उल्टा है. Because there is some strain in the body, that is why it wants to oppose that force which is causing the strain, so the stress develops in the body. All right. So Young's modulus is the ratio of stress and strain. Stress क्या होता है? Force upon area. And what is strain? Strain is the change in length of the body with respect to its original length. So FL upon A delta L. Correct? Right. Now, what is the work done? Work done will be nothing. जो force उस पर लग रहा होगा times the delta L, जो length change हो गई. All right. Opposing, जब दो blocks collide हुए आपस में, तो एक opposing force generate हुआ ना दोनों में FF. All right. लेकिन उस अपोजिंग फोर्स के बावजूद भी वो कुछ मूव किया. इस पे अपोजिंग फोर्स लग रहा था इस तरफ, फिर भी वो डेल्टा एल आगे गया, तभी उसने उसको कंप्रेस किया. ऑलराइट. सो वर्क डन विल बी एफ डेल्टा एल. नाउ द काइनेटिक एनर्जी, लेट्स कैलकुलेट दैट. वी हैव बीन गिवन द mass is 50 into 10 to the power minus 3 kgs. I've told you in the beginning also that you have to consider the units of the quantities that you have been given, otherwise your answer will be wrong. All right. So, and the speed of the body is also given, the velocity, no, the speed is given, right? So it is 0.1 meters per second. Find the maximum compression of each. All right, we just have to find the delta L. Now just calculate the kinetic energy. Half into m into 10 to the power minus 2 comes out to be nothing but there are two bodies, right? So it will be 2 times the kinetic energy. So it will come out to be 5 into 10 to the power minus 4 joules. Now what will be the work done? This work done will be nothing but the change in kinetic energy. As the blocks are coming to rest, it will be simply equated like this, right? This is the kinetic energy. We have already found the F delta L is equals to 5 into 10 की power minus 4. Okay, correct. और ये F delta L हम लोग को कहाँ से मिलेगा? F delta L. Let's calculate that. हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या क्या पता है? Young's modulus we know already, right? Young's modulus y is nothing but FL upon A delta L. ठीक है. So Young's modulus is given as 2 into 10 to the power 11 is equals to what? Your force F, which will be the opposing force, times side, which is 1 centimeters, times area, which is nothing but 1 centimeter side. So 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 2 to the power minus 4 into delta L is also something that you require. Here it will come plus 2. It will come 10 to the power 9. So F is equals to 2 into 10 to the power 9 times delta L. Right? Correct. So what was it? We had to find kinetic energy equal to the work done. Work done was F delta L. Kinetic energy was 5 into 10 to the power minus 4. And F was 2 into 10 to the power 9 delta L the whole square. Minus 9 minus 13, right? 10 की पावर minus 13. एक और दे देते हैं इसको 15, यहाँ पे आ जाएगा 14 minus 14 2 25 into 10 की पावर minus 14 is delta L का square. So what will be delta L? Delta L will be nothing but 5 into 10 की power minus 7 meters. This is your answer. थोड़ा सा डेटा मैनिपुलेशन था और कुछ नहीं इसमें. So now we are coming to the last question of this topic, which is a balloon is filled with yeah. So a balloon filled with helium rises against gravity, increasing its potential energy of rest. The speed of the balloon also increases as it rises. Okay. So how do you reconcile this with the law of conservation of mechanical energy? You can neglect the viscous drag of air and assume that density of air is constant. All right. So basically what has happened, when the dragging viscous force of the air on the balloon is neglected, then the net buoyant force. What is buoyant force? I have already told you. Like this body is there and suppose it is in a fluid. Fluid क्या क्या होता है? Something that can flow. What can flow? Water can flow. All right. और क्या flow होता है? Air can flow. Right. So क्या होता है? आपने जब किसी भी body को किसी fluid में डाल दिया, so it is occupying some space. It is occupying some volume. All right. जहाँ पे इस fluid को होना चाहिए था. But now since it is occupying this volume, the fluid will apply a force on this body, which will be equal to nothing but V rho of fluid times G.
V is the volume of the body that is submerged in the fluid. Currently, the whole body is submerged, so the volume of the body will be the V. Now, rho of fluid times G. Rho of fluid means that the fluid in which the body has been submerged. Okay, times G. इतना जो फोर्स है, ये जगह थी फ्लूइड के होने के लिए, आपने इस जगह पे ला दिया है इस बॉल को, सो इतना फोर्स आपका जो फ्लूइड है वो इस पे अप्लाई कर रहा होगा अपवर्ड्स डायरेक्शन में, ताकि यहाँ से निकल जाए. ऑलराइट, सो दिस इज द buoyant force. Buoyant force is nothing but V rho of fluid times G. Correct. Where V is the volume of air displaced. Okay. Now rho is the net density of the fluid. Alright, that is what I've been telling you. So we can say that as the balloon goes up, the sum of kinetic energy and the potential energy of the balloon will be equal to the change in potential energy in the air. समझ में आएगी बात? देखो, जितना भी, एक तो सबसे बड़ी बात, टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड. Why will it be conserved? Because there is no friction due to drag. Drag is nothing but friction, but I'm just writing it anyways. Okay, you need to understand that drag is friction due to the air. Alright, जब कोई आपका फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है बॉडी पे, सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड. Since the balloon is rising up, potential energy will be rising. Since the velocity of the body is increasing as it is going up, so the kinetic energy will also be rising. अब ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है एनर्जी? बिकॉज आप वी रोजी के अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हो ना. वी रोजी आपका ऊपर पुल कर रहा है आपको, राइट. ये बॉडी है, वी रोजी ऊपर पुल कर रहा है, और आपकी डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है एस. सो वर्क डन बाय द फ्लूइड which is positive, by the way. Why is it positive? Dot product, displacement ऊपर, force ऊपर, so it is positive. Work done by the fluid is positive. Let's say it is W. So now this W is equals to the kinetic energy plus potential energy. Okay, यहाँ से आ रहा है ये बात समझ आ रही है कि नहीं? V rho g force ऊपर है, displacement s ऊपर है, तो वर्क डन बाय द एयर, वर्क डन बाय द फ्लूइड इज पॉजिटिव, विच इज W. इस वर्क को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं बलून के पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी में. ठीक है, तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हो ही गए हैं, ये चैप्टर क्लोज हो गया है. सो लेट मी जस्ट डू सम PYQs फॉर यू. ओके, दिस विल help you build some confidence in it. So let me just take out some books from mine. Give me 5 minutes. Yeah, so let's start. इसको बड़ा कर लेते हैं. Now we don't need that book. Yeah, so सबसे पहले खुद ट्राई करना, अगर नहीं हो तो आगे पॉज करके कंटिन्यू करना. ओके, मैं एक फ्लो में करता जाऊंगा, but you have to pause it and try it once. Okay, so now let's do the question number first. Question number first says that there are two masses. I'm so sorry for bad handwriting. There are two masses. Let's say m1 is 1 gram. Let's say m2 is 4 gram. They are moving with equal kinetic energy. ठीक है, find ratio of magnitudes of their momenta. Try it once. Okay, let's start. So basically मास आपको दिया हुआ है बॉडी के, ठीक है, और आपसे कह दिया काइनेटिक एनर्जी सेम है दोनों. सो लेट्स सी हम लोग कैसे उसको बना सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ mv स्क्वायर, और लेट इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मास, इट विल बी नथिंग बट 1/2m टाइम्स m square v square, which will be nothing but 1/2m times p square. So kinetic energy is p square by 2m, right? So p is nothing but whole under root of 2mk. डिराइव कर लिया ये. नाउ हम लोग को रेशियो निकालना है बॉडी 1 बाय बॉडी 2 का, तो p1 by p2 will be nothing but under root 2m1k1 divided by under root 2m2k2. Since it is given that k1 is equals to k2, you can simply just cut it off, and same goes for 2 as well, as it is a constant. So the ratio comes out to be under root of m1 by m2. मास 1 दिया हुआ था 1 ग्राम,
मास टू दिया हुआ था 4 ग्राम, सो अंडर रूट ऑफ 1/4 इज नथिंग बट 1/2 इज योर आंसर. व्हाट दिस? ओके, let's do the next question. Yeah. Question number 2. So the potential energy function of the force has been given in this. All right. ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है. A by x12 minus B by x equals 6. This is the potential energy function for the force between two atoms in a diatomic molecule. So PE function of two atoms in a diatomic molecule has been given. Okay. अब क्वेश्चन में पूछा ये है, आपको इसके बारे में बता दूं, ए और बी आर कांस्टेंट्स एज यू ऑलरेडी नो एंड एक्स इज वेरिएबल, राइट? दिस फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन एक्स. सो नाउ इफ द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज, या सो हम लोग को दिया हुआ है इसमें ये कि एट एक्स इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पे, गिवन की बात कर रहा हूँ ये, नॉट एन assumption, दिस इज गिवन. एट एक्स इक्वल टू इंफिनिटी यू इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. एंड और भी कुछ दिया है? नहीं, बस इतना ही दिया है. ठीक है. आपको अगर इतना दिया हुआ है और ये एक और बात लिखिए कि ये एट इक्विलिब्रियम है, बस ये गिवन है, इतनी चीज गिवन है. दिस कंप्लीट्स द होल क्वेश्चन. सो नाउ व्हाट डू यू हैव टू फाइंड? You have to find the dissociation energy of the molecule. Find the dissociation E of molecule. एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को अच्छे से. Try it once. Okay, let's see the solution. So now, सबसे पहले मैं ये देखूंगा मुझे गिवन क्या था. I was given that u at x equal to infinity is coming out to be nothing but 0. Now, if I get to find du by dx, okay, and I equate it to 0, I'll get the point where I have an equilibrium. Alright. So du by dx जहाँ पे 0 होगा वहां पे फोर्स इक्वल टू 0 हो रहा होता है, वहीं पे हम लोग का इक्विलिब्रियम आ रहा होता है. ठीक है. तो बस मैं इसमें du by dx निकाल लेता हूँ. So what was u given as? U was given as nothing but ax minus 12 minus bx minus 6, right? So du by dx is 12 times ax minus 13 minus 6 plus 6, yeah, plus 6 times bx minus 7. Or x minus 6 minus plus 6, yeah, all right. If I now equate it to 0, it will be nothing but it comes at 2. So 2ax minus 13 is equals to minus bx minus 7, x minus 6. All right. Now my x6 comes out to be minus 2 by b. All right. यहाँ तक हम लोग ने कर लिया है. Okay, so we'll just put this x6 की value in our previous equation, minus 2a by b. What was our previous equation? It was nothing but a by x12 minus b x6. If I put this in that equation, I'll get what? I'll get a upon 2a by b, 2a into b का whole square. I'm so sorry. Yeah. Divide by minus 2a by b का whole square minus b minus 2a by b, right? So it will be nothing but a upon 4a square b square plus b square upon 2a, right? कॉन्स्टेंट्स को मिला लेते हैं, सब कुछ साथ में लिख लेते हैं, सिंपली ऐसे लिख लेते हैं a minus b 2a by b whole upon 2a by b का whole square, right? सो यहाँ से मेरा फाइनली u क्या निकल के आया है? u is coming up to be minus b square upon 4a. सो जो डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो इस u को ही तो ओवरकम करने में लग रही होगी. ठीक है. तो ड्यू टू क्योंकि ये माइनस साइन के साथ है तो डिसोसिएशन एनर्जी जो तुम्हें अप्लाई करनी पड़ेगी वो पॉजिटिव साइन के साथ होगी. सो इट विल बी नथिंग बट b square upon 4a. तुमको कुछ नहीं, ये बस जहाँ इक्विलिब्रियम पे कितनी एनर्जी है उसके पास तुम्हें वो निकालना है, उसी का नेगेटिव साइन तुम्हें दे देगा कि तुम्हारा अप्लाइड एनर्जी कितनी होनी चाहिए डिसोसिएशन कराने के लिए. ऑलराइट. या सो द आंसर इज b square upon 4a of this question. Now
Let's see the next question. Let me find it first. Statement questions. No. This question is good. Right. So there's a particle of mass m. Okay, question number. I don't know what it is. It must be third. So there's a particle of mass m which is moving in a circular path of constant radius r. I'll just draw it and you get the idea. I can write the whole thing again and again, right? So there's a mass m. Okay, it is moving in a circle. So the radius of the circle is given as r. All right, and it is moving. All right. Now there is some centripetal acceleration AC, which is varying with a function with like there's a centripetal acceleration AC, and AC is varying with time. It is a function of time. And what is this function? This function is k square r t square. All right. Now what do you have to find? You have to find the P, which is power delivered to the particle by the force acting on it. Power delivered to the particle by the force acting on it. All right. बात समझ आ गई ना? There is a body mass m whirling in a circle. There is some centripetal acceleration AC, which is a function of time given as this. All right. The circle has a radius r. Now, what do you have to find? You have to find the power delivered to the particle by the force acting on it. All right. Try it once. Okay, let's see the solution then. What is centripetal acceleration? Tell me. Let's say it is AC, given as k square rt square. AC is nothing but v square by r. You already know centripetal acceleration, right? So now v square will be equal to k square r square t square. Basically, what happens is like in those difficult questions of JEE, they mix two or three concepts. So if you don't know like centripetal acceleration right from motion in a plane, motion in a circle, don't worry, you'll get to know it. It is a easy concept. So if you don't know right now, just catch up with me. Take the centripetal acceleration AC is equals to v square upon r, and then try to solve it again by yourself. If you didn't know this part, all right, and then follow on with me if you have any further problems. All right. So let's begin. So this is my v square. All right. Now what is the kinetic energy? Kinetic energy is nothing but half mv square. All right. I already know the value for v square, nothing but k square r square t square. This is my new kinetic energy in the form. So क्या basically फायदा क्या हुआ? Why did we find this kinetic energy? All right, we could have just written half mv square. Now this shows that kinetic energy is itself a function of time. And what is this function? This function comes out to be half m k square r square t square. Very important, right? So this is something else. This t square is very important for us, right? So what do we have to do? What is power? Tell me. Power is nothing but dw by dt. All right, rate of work is power. So rate of change of kinetic energy will be the rate of work done. Am I correct? What is work done? Work done is nothing but delta K, change in kinetic energy. So if I just find the rate of change of kinetic energy with respect to time, I'll get the power. All right. So I'll just differentiate this kinetic energy with respect to time. All right. So my half m k square v square, everything is constant. Only 2t will be there. So my power comes out to be m k square r square t. कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ इतनी बात पता होनी थी कि AC is nothing but v square upon r, and from here we can get our v square. K is constant, r is constant, t is time, which is obviously not constant. Now we put this value in our kinetic energy. We see that our kinetic energy is coming as a function of time. All right. Now, if you differentiate the kinetic energy with respect to t once, we'll just get the power that is delivered by all the forces on the body. Right. Absolutely correct. Now, let's see the next question. So there's a stone. We should do this question or not? Yeah, it looks pretty simple. Let's just do this. So it is, I don't know what number is this. Let's just start like that. There's a stone tied to a string of length L, which is whirled in a vertical circle. I'll just draw it and I'll try that you understand it. I'm supposing that this point is B, okay? And it rises up to this point. All right, this is the path that it follows. Yeah.
This is point C here, and a point A which is hinged. Length of the wire is L. All right. And what will be the velocity? Velocity will always be the tangent to the path, circular path. V, V. All right. Now, what has been given here? At a certain instant of time, the stone is at its lowest position. All right. So the stone is at B and has a speed U. All right. So at B, the speed is U. Now, the magnitude of the change in its velocity as it reaches a position where the string is horizontal. Oh, so now हम लोग को बेस पे दिया हुआ है velocity u. हम लोग को निकालना क्या है? Find magnitude of change in its velocity. Magnitude of change in velocity delta v. All right. As it reaches point C. Try it. अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हो तो आप मुझको नहीं चीट कर रहे हो. ओके, इट्स योर लॉस. आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर यू. लाइक यू शुड ट्राई इट वंस. यू विल सी दैट कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, तब आप उसे बेटर कर पाओगे. अगर आप केवल सोच रहे हो सोल्यूशन देख के याद हो जाएगा, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. ऑलराइट. So initially at the lowest point, like at this point B, and this is the point, another point A, this point O. I'm taking the reference for potential energy from this point only. Okay, so this is the point B, and this is the point C, and this is the point. This was some point. Let's just leave it like that. Potential energy at B 0. Kinetic energy at B half m u square. All right. Total energy half m u square. All right. Now at C, when the string is horizontal, length is L. So potential energy at C will be the rise in the center of mass of the body from the point of reference for the potential energy. All right. So it will be mgl. Correct. What will be the kinetic energy at C? Some velocity v. I'll say v square. Okay. Now total energy mgl plus half mv square. Since the total energy is conserved, half mv square plus mgl will be nothing but half mu square. So v square is equals to u square minus 2ga. आप करने को ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं बेसिकली, केवल एक g नीचे की तरफ लग रहा है. ठीक है, रहने देते हैं. वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला ही फॉर्मूला है. इसमें आपने डिफरेंट, जैसे g नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो करेक्ट फॉर्म में आपने लिख दिया है उसको. जस्ट लाइक दैट. सो नाउ लेट्स सी. Since the velocity v is in the vertical direction, like I'm saying that velocity v is like that, it is in vertical direction, and u is in the horizontal direction. All right. So they are mutually perpendicular. Now the change in velocity delta v will be nothing but the magnitude. Like we have to find the magnitude of two different vectors, right? Sum of two different vectors. It will be nothing but v square plus u square. Correct. So delta is delta u square, तो u square रहा, v square की जगह क्या आ जाएगा? u square minus 2gl. All right. So it will be nothing but 2 times u square minus 2 times gl whole का under root. This is your change in velocity. Okay, let's see the next question. Let's do this one. Nice question. So there's a body of mass m has 10 to the power minus 2 kgs, right? It is moving in a medium and experiences a frictional force. Like I'm supposing this is my body, this big medium, right? Body is moving like this with some velocity v, and a frictional force acts on it. Now this is where the catch comes. The frictional force is given as minus kv square. Your frictional force depends on your velocity. All right. Okay. आप देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं. Initial velocity is given. V at t equal to 0 is given as 10 meters per second. Okay. Yeah. So हम लोग को basically the value we have to determine the value of k. All right. Let's see this question. Very nice. Now basically what is happening? Right. Yeah. So हम लोग को दिया गया था कि एनर्जी उसकी चेंज हो रही है और 1/8 of mv नॉट स्क्वायर हो जा रही है.
फाइनली जब जितना हम लोग को टाइम, जिस टाइम पीरियड के बाद भी हम लोग देख रहे हैं, उस समय उसकी वेलोसिटी हम लोग वी एफ मानते हैं। तो ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाफ एम वी एफ स्क्वायर will be equal to nothing but 1 by 8 times m v naught square. V naught is the velocity at t equal to 0, right? So vf comes out to be v naught by 2. V naught was 10, so it comes out to be 5 meters per second, which is our v final. Force was given as nothing but minus k v square. Okay, and force और क्या होता है? Force is nothing but m dv by dt, right? So m dv by dt is given to me as minus k v square. dv upon v square is minus k dt upon m. ऑलराइट, सो इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं v फाइनल से v इनिशियल तक, v इनिशियल है 10, v फाइनल है 5। टाइम, इनिशियली टाइम है 0, फाइनली टाइम जा रहा है जिस भी मोमेंट तक होने चाहिए, लेट्स सी, हाँ 10 सेकेंड्स। ओके, सो आफ्टर 10 सेकेंड उन्होंने पूछा है। बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट्स डाल देंगे, k की वैल्यू आ जाएगी, मास ऑलरेडी हम लोग को गिवन है, right? So it comes out to be 1 by 5, 1 by 5 minus 1 by 10 minus 100 k times 10. So my k comes out to be 10 की पावर minus 4. अब इसकी यूनिट कहाँ से लिखें? I don't know the unit for this, right? So what will I do? Force is equals to minus kv square. What is force? Newton. What is velocity? Meters per second. Meters per second का whole square is equals to my unit for k, right? न्यूटन कितना होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इज केजी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, मीटर्स स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मीटर मीटर, सो इट विल बी केजी पर मीटर, केजी पर मीटर। ऑलराइट, दिस इज द आंसर। सो आई होप दिस कंक्लूड्स आवर चैप्टर टिल हियर, एंड फर्दर आपकी प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। ओके, सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फॉर योर टाइम।